नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपके लेके चलता हूं भूषण जी की आप बीती में। भूषण जी की आप बीती साल 2007 का है। भूषण जी का उम्र लगभग 26-27 साल की रही होगी उस टाइम में। तो हुआ क्या था उनके साथ में, आइए विस्तार से उस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भूषण है और वैसे तो मूलतः मैं अब उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन जो मेरे पिता थे ना, अब रिटायर होकर के हरियाणा के एक छोटे शहर में अब एक तरह से घर और खरीद लिया था और वही सेटल हो गए थे। अब मैं भी अब जवान था, अब मेरी भी अभिलाषा थी कि मैं अब कुछ करके दिखाऊं, और मैं जो करना चाहता था पिताजी उस पर राजी नहीं हो रहे थे। अब मैं पिताजी को मनाने का भरपूर कोशिश किया, समझाने के लिए कि जो आप पैसा दोगे अब मैं उसको अब ज़्यादा कमा के दूंगा। खैर, अब पिताजी मेरी बात को माने, लेकिन बहुत देर करके। मैं एक ऐसी फैक्ट्री को जानता था जो मेरा अब जानने वाले का था, और वो फैक्ट्री काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी, और वो उसका जो मालिक था मेरा दोस्त था। अब वो चाहता था कि कोई इसकी फैक्ट्री को ले ले और ढंग से चलाए, और उसमें जो कमाई हो 10% मुझे दे दे और किराया दे दे। लेकिन अब कोई तैयार नहीं हो रहा था, और ना तो वो फैक्ट्री बेचना भी नहीं चाहता था। खरीदार तो बहुत आ रहे थे, लेकिन कहता कि ना, फैक्ट्री नहीं बेचूंगा। फैक्ट्री मेरी नहीं, मेरे अब एक तरह से पूर्वजों की है। अब पूर्वजों की अब मैं चीज़ को बेचने का अधिकार नहीं रखता। और वो अपनी बात पर बिल्कुल सही भी था। कोई भी एक बेटा नहीं चाहेगा कि अपने पुरखों की संपत्ति को गंवा दे। बस वो चाहता था कि मेरी फैक्ट्री चलती रहे, बंद ना हो, और कुछ हिस्सा मुझे अब मिलता भी रहे और साथ में किराया मिलता रहे। बस यही चाहता था। अब एक तरह से वो फैक्ट्री मुझे जम गई थी। हाँ, कई महीनों से अब कहा जाए कि फैक्ट्री बंद थी। अब मैं जानता था कि फैक्ट्री चालू करने में कितना पैसा लगेगा। अब ये मेरे पास में अब एक तरह से मैं अपने पिताजी को राजी कर दिया था। अब पिताजी अब राजी भी हो गए थे। आखिरकार मैंने वो फैक्ट्री को अब ले लिया था किराए पर अपने दोस्त से। अब पूरा पिताजी का पैसे लेकर के उन मशीनों पर मैं अब खर्च किया, जो एक तरह से जंग लग चुकी थी। पुरानी मशीनें हो गई थी, अगर उसका केयर ना करो तो ऐसे ही जंग लगता है। आखिरकार मैं अब बहुत सारा पैसा लगा करके अब उन फैक्ट्री को, मशीनों को चालू किया। फिर मैंने वर्करों को रखा। अब एक तरह से काम स्टार्ट हो गया था। पिताजी थे ना, बड़े शौक से वो घर लिया था, 2 मंजिला घर था, और उनकी इच्छा थी कि हम अब यहीं पर रहेंगे, गांव में नहीं जाएंगे। अब वैसे हमारा गांव में बड़ा परिवार था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही पिताजी एकदम अब इस जगह से अब एकदम कतराने लगे थे। वो कहते थे कि भूषण, मुझे इस जगह पर अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी माँ तो ना जाने कब की गुजर गई थी, बहुत साल हो गया था। अब पिताजी का दिल लग नहीं रहा था। अब एक तरह से पिताजी को अब मुझे गांव छोड़ के आना पड़ा। गांव की आबो हवा उनको पसंद आ रही थी। अब वो कह रहे थे कि भूषण, जाके तो अपना काम संभाल, मेरी तू टेंशन मत कर। मैं अब उस शहर में रहने नहीं जा रहा हूँ। मुझे तो गांव की आबो हवा बहुत बढ़िया लग रही है। लेकिन फैक्ट्री पर ध्यान दे, जितना पैसा तूने मेरे से लिया है और उसको तू डबल करके दिखा। मैं अपने काम में लगा हुआ था। फैक्ट्री अब मेरी चल रही थी। अब फैक्ट्री धीरे धीरे तरक्की करती हुई आमदनी दे रही थी। इस काम को करते करते अब 5 महीना से ऊपर बीत गया था। वाकई में 2 महीना तो मुझे मेहनत करना पड़ा था उस फैक्ट्री के लिए, लेकिन अब फैक्ट्री बिल्कुल स्टेबल हो गई थी। वक्त से कारीगर आते थे, काम करते थे, वक्त से छुट्टी लेते थे, सब कुछ प्रोग्राम की तरह चल रहा था। अब मुनाफा भी होने लगा था। अब जो हमारे दोस्त थे वो पूछा करते थे कि भैया, क्या प्रोग्रेस है भूषण भाई, क्या चल रहा फैक्ट्री में। मेरे मन में कोई पाप तो होता नहीं था कि मैं छुपाऊं। मैं जो भी रिपोर्ट होता था बिल्कुल सही बताता था कि भाई साहब, अब इतनी कमाई हो रही है। मैं कोई छिपाता नहीं था। तब उनके चेहरे पर चमक जो देखता था ना, मैं
मैं भी खुश हो जाता था, वो भी बड़ा आनंदित होते थे जब मैं पूरा रिपोर्ट बताता था कि इस महीने इतनी कमाई हो गई, लेबर के दे करके, मशीनों के खर्चा काट करके अब इतने पैसे की कमाई हो गई, तो वो बहुत ही खुश हो जाते थे। अब मैं बताऊं अपने घर की बात। जब हमारे पिताजी गए ना, तब से मैं कहूं कि बहुत कम ही अपने घर जाता था। उस जो पिताजी ने घर खरीदा था, और वो 2 मंजिला घर था। अभी नीचे के मंजिल में पिताजी रहते थे और ऊपर वाले मंजिल में मैं रहता था। मुझे खुली हवा बहुत पसंद थी, लेकिन अब वो घर बिल्कुल अब एक तरह से दिया बाती दिखाने वाला भी कोई नहीं था। अब मैं तो बस अपनी फैक्ट्री में मस्त रहता था, और कभी कभी तो फैक्ट्री का जो ऑफिस था मैं वहीं पर अब आराम भी कर लेता था, सो भी जाता था। फैक्ट्री से मुझे इतना लगाव थी। अब मैं चाहता था कि जितना पैसा हमने खर्च किया है जल्द से जल्द उसको रिकवर करें, और मेरी अब एक तरह से ख्वाहिश थी कि उसकी बगल में एक ऐसी फैक्ट्री थी, वो भी काफ़ी दिनों से बंद थी, और उसको मैं खरीद लूँ। लेकिन मैं जब बात करने गया ना, इतना पैसा मांगा था कि मेरा हौसला ही टूट गया था। मुझे लगा कि ना, ये मेरे बुद्धि की बात नहीं है। चलो, जो अपना काम कर रहा हूँ इसी में लगा रहूँ, और देखा जाएगा अब आने वाला भविष्य में क्या होता है। वैसे तो मेरी दिल इच्छा थी कि खुद की अपनी फैक्ट्री हो, किराए की फैक्ट्री कब तक मैं चलाता रहूँगा। खैर, मैं उस घर में बहुत कम जाता था, और कभी जाता था ना तो दिन के टाइम में, बस नहाने धोने के लिए, कपड़े बदलने के लिए। इसके बाद उस घर से मुझे कोई लेना देना था ही नहीं। ताला बंद करके और अपने कार से सीधा फैक्ट्री पहुंच जाता था। अब एक तरह से रहने खाने सब कुछ इंतजाम मेरी फैक्ट्री के ऑफिस में होता था। 1 साल हो गया था। 1 साल में मैं बहुत कम अपने मकान पर गया था। हाँ, पिताजी कभी कभी अब अपने मेरे चाचा थे उनके साथ में आ जाते थे, लेकिन वो रुकते नहीं थे। बस फैक्ट्री में आते थे, निगाह मारते थे, अब पूछते थे कि हाँ भूषण, अब क्या चल रहा है। अब मैं पूरा एक एक चीज़ उनको समझाता था कि पिताजी, उस महीने में इतनी आमदनी हुई, इस महीने में इतनी हुई, अब आने वाले जो भविष्य के बारे में सब कुछ बताता था कि पिताजी ऐसा ही काम चलता रहे ना तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। पिताजी बड़ा खुश थे, चाचा जी खुश थे। और फिर वो दिन के टाइम में लौट जाते थे। खुद की अपनी गाड़ी थी, आते थे जाते थे, कोई परवाह ही नहीं था। अब मैं बताऊं कि अब जब फैक्ट्री कमाई करने लगी ना, मेरे दोस्त की नीयत बदलने लगी। मेरे सामने तो हंसते रहते थे कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर उनके मन में क्या चल रहा था वो तो मुझे बहुत बाद में पता चला। अब लगभग 1 साल हो गया था। अब फैक्ट्री अब कमाऊ पूत हो गया था। कमाई कर रहा था, मैं भी मेहनत करता था उसमें, वर्करों के साथ मैं भी लगा रहता था। अब मैं रात दिन उसी फैक्ट्री में लगा रहता था, उसी ऑफिस में सोता था। कभी 2 दिन पर 3 दिन पर अपने घर जाता था, वो भी दिन के टाइम में। रात तो मुझे रुके हुए 1 साल से ऊपर हो गया था। अब असली बात सामने आई तो मैं कांप गया था। अचानक जो मेरे मित्र थे अब मेरे से मिलने फैक्ट्री में आ गए, और उनके साथ में 3 लोग और थे जो मैं देखा नहीं था कभी। वो मेरे लिए बिल्कुल अनजाने थे। अब एक तरह से स्वागत वागत किया, चाय पानी का जुगाड़ किया। और इसके बाद जो मेरे मित्र थे ना, असली मुद्दा पर आ गए। कहने लगे, भूषण देख, मैं ऐसा तो करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरी भी मजबूरी है। मैं अब उनकी तरफ आंखें फाड़ के देख रहा कि बोलना क्या चाहते हैं। मैंने बोला, भाई साहब अब पहेलियां मत बुझाओ, जो बात करना है अब सीधा मुझे बताओ, करना क्या है। और तब वो नजरें नीचे झुका करके कहने लगे, भूषण मेरी माली हालत एकदम खराब हो चुकी है, और मैं ये फैक्ट्री बेचना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब फैक्ट्री बेच रहा हूं। ये 3 लोग हैं ना, इस फैक्ट्री को खरीदना चाहते हैं। सही मायने में मेरे ऊपर बिजली गिरी थी उनकी बात सुन करके। मैं तो दहल गया था। इतनी मेहनत करने के बाद मरी हुई फैक्ट्री को मैंने जिंदा किया था। जब फैक्ट्री अपने पैरों पर चलने लगी तो अचानक उसका मालिक आकर के कुल्हाड़ी मारने पर तैयार हो गया। मैं तो कई मिनट तक बस उनका चेहरा देखता रहा, जबकि मेरे परम मित्र थे। कभी भी जरा भी हिंट नहीं दिया था
कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इतना रुपया अपने पिताजी का खर्च थोड़ी करता। वाकई में मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था। मैं फिर भी बोला कि भाई साहब, फैक्ट्री तो ठीक चल रही है, आपको भी हम कमाई का हिस्सा दे रहे हैं, किराया ऊपर से दे रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्या है, क्यों बेचना चाहते हो आप? अब वो चुप थे, लेकिन कुछ देर के बाद में फिर वही अपनी राग हलापने लगे कि देखो मेरी माली हालत खराब हो गई है, ऊपर से जो दिखता है ना, मैं बिल्कुल अब वैसा नहीं हूँ, मेरी हालत बदल चुकी है। मुझे ये फैक्ट्री का मैंने सौदा कर लिया है बिना तुमसे बताए हुए, और तुम्हें अब 1 महीना का टाइम मिलता है। 1 महीने के अंदर में जो भी तुमने लगाया है वो सामान तुम अब एक तरह से निकाल सकते हो। फैक्ट्री अब इनको हवाले करना पड़ेगा। सही मायने में मैं बहुत विचलित हो उठा था। दिल तो कर रहा था कि एक कस के थप्पड़ अब उनके चेहरे पर लगा दूं, इतना मैं क्रोधित हो उठा था। आंखें मेरी सुर्ख लाल हो गई थी, आंखों से गुस्से के मारे आंसू निकल रहा था, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। जिस फैक्ट्री को इतने चाव से मैं अब एक तरह से चालू किया, अब फिर उसका मालिक मुझे धोखा दे रहा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन अब मेरी फैक्ट्री तो थी नहीं, फैक्ट्री का मालिक तो ही थे, मेरे मित्र। अब मैं पूछ ही बैठा कि आपने फैक्ट्री कितने में बेचा? अगर बेच रहे थे तो मुझे भी जरा हिंट दे देते, तो हो सकता है कि मेरे पास में पैसा होता तो मैं भी खरीद लेता। और तब उन्होंने कहा कि देखो, अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी उस टाइम में, लेकिन अचानक जरूरत पड़ गई। अब मुझे पता था कि तुम तो फैक्ट्री खरीद नहीं पाओगे, तुम्हारे पास इतना पैसा है ही नहीं। तो आखिरकार मैं अपने ग्राहक को तलाश ही लिया था। हाँ, ये तीनों पार्टनर हैं आपस में, और फैक्ट्री इतने में बिकी है। जब मैं सुना कि हाँ इतने में फैक्ट्री बिकी है, मेरे दिमाग में वही सब चल रहा है कि मेरे पिता रिटायर हुए थे, अब पैसा उनके पास में अभी भी अच्छी खासी था, तो चल के बात करते हैं। और तब मैंने कहा कि देखो, फैक्ट्री आपने पेपर अब एक तरह से बना दिया क्या? नहीं बनाया है ना, अभी मौखिक सौदा हुआ है ना? और तब वो कहने लगे हाँ, एक तरह से मौखिक ही सौदा हुआ है। मैंने बोला कि मुझे 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन के अंदर में अगर फैक्ट्री में आपका इतना पैसा लेके ना आऊँ, तब आप फैक्ट्री बेच सकते हो। मैं अभी जा रहा हूँ अपने गांव अपने पिता से मिलने के लिए, और जहाँ से भी होगा जितना पैसा बताए हो उतना मैं इकट्ठा करके लाऊंगा। ये फैक्ट्री मैं खरीदूंगा, ये फैक्ट्री मेरे पास में रहेगी। इस मरी हुई फैक्ट्री को मैं जिंदा किया हुआ, नहीं तो यह आपकी फैक्ट्री कोई देखता तक नहीं था। लोग बाग दूर से भाग जाते थे, भूतहा फैक्ट्री कहते थे, और आज बिना बताए आप फैक्ट्री के सौदा कर दिए। मेरे दिल में भी जो भड़ास था मैं पूरी तरह से निकाल चुका था। आखिरकार उनको मानना पड़ा था, और उन्होंने एक टाइम दिया था कि हाँ, तुम्हारे पास अब कुल 1 महीना दिया हूँ, और 1 महीने के अंदर में अगर तुम इतना पैसा दे देते हो, तब इनका बेवाना मैं जो भी लिया हूँ वापस कर दूंगा। अब बात इज्जत पर आ गई थी। मेरा दिमाग अब सही ढंग से काम नहीं कर रहा था कि मैं इतना सारा पैसा अब कहाँ से इकट्ठा करूंगा, पिताजी देंगे कि नहीं देंगे, अब तो चल कर के पता लगेगा। आखिरकार वो लोग विदा हो गए, और जब बाहर निकल रहे थे ना, मैं तो ऑफिस में था, मैं उनको छोड़ने तक नहीं गया, मैं इतना गुस्से में था। लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे से बाहर निकले, सारे लोग खिलखिला के हंस रहे थे, और तब मुझे शंका हो गया कि ये जो मेरा दोस्त है ना, मेरे साथ गेम खेल रहा है, ये फैक्ट्री बेचना नहीं चाहता। अब पहले भी मेरी इससे बात हुई थी, ये फैक्ट्री हासिल करना चाहता है, 3 लोग को आगे करके, और वो फैक्ट्री एक तरह से मेरे से बेदखल करना चाहता है, ताकि वो सारी फैक्ट्री खुद ही चलाए, और जो भी मुनाफा है अब अपने पास ले। खेल मैं बिल्कुल समझ चुका था। हाँ, मैं उसको मात देने के लिए तैयार हो चुका था कि चल भाई, जैसा तू बोल रहा है उतना पैसे का मैं इंतजाम करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने सुपरवाइजर को समझाया कि कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। जो भी वर्कर को लगता है कि हाँ इस सामान की जरूरत है, टाइम पर आना चाहिए। और इसके बाद मैं अपने कार लेकर के निकल पड़ा था। मन तो विचलित था। इसके बाद मैं सीधा गांव पहुंचा था। गांव पहुंचने के बाद जब मेरे पिता चाचा देखे कि मैं आ गया हूं, तो एकदम खुश हो गए। चल बेटा, अच्छा है,
गांव घर भी घूमना चाहिए। आप बताओ, आए हो, कोई मकसद तो होगा। पिताजी पूछने लगे। हाँ, तब मैंने पिताजी को अब गोल गोल समझाने लगा कि पिताजी ऐसी बात है, थोड़ा लंबा समझा दिया था। वो एकदम मेरे पर गुस्सा हो गए थे। अरे सीधी बात बोलना, कितना पैसा चाहिए तुझे उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए? तब मैंने वो पैसा बताया। तब वो सोच में डूब गए थे। कहने लगे, ना बेटा, इतना पैसा नहीं है। हाँ, उसकी 3 हिस्सा तो जरूर है। अब 1 हिस्सा तुझे खुद इंतजाम करना पड़ेगा। अब मैं बता कहाँ से लाऊं? अब मेरे पास में उतना पैसा नहीं रहा। आखिरकार पिताजी तो मान चुके थे कि उस फैक्ट्री के खरीदने लायक उनके पास 3 हिस्सा था। अब 1 हिस्सा का मुझे इंतजाम करना था, लेकिन इतनी बड़ी रकम थी कि मैं कहाँ से इंतजाम करता। अब तो मेरे पास में ऐसा कोई सोर्स भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मैंने बोला, पिताजी ये रकम बिल्कुल खर्च मत करना, ये अपने पास में संभाल के रखना। हाँ, मैं जा रहा हूँ बाकी रकम का इंतजाम करने। हाँ, जब रकम का इंतजाम हो जाएगा तब मैं लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। वापसी शहर में जितने मेरे परम मित्र थे सबसे मिला, रिश्तेदारों से मिला। सबने अब यही बात बोला कि बेटा, अब भैया या बाबू, इतना पैसा हमारे पास में कहाँ से होगा? अब बाकी में छोटा मोटा रकम था नहीं। 10, 20, 50 हजार का जरूरत होती तो कोई से मांग लेता था, एक बहुत बड़ी रकम थी। आखिरकार मैं निराश हो गया था। अब यही सोच रहा था कि कैसे बात करूं मैं उस अपने मित्र से। अब वो मित्र कम शत्रु ज्यादा हो चुका था। मेरा तो उसको नाम लेने पर ही गुस्सा, नफरत अब आने लगा था। लेकिन मैं अब उससे ये बता नहीं सकता था कि मेरे पास में 3 हिस्सा अब एक तरह से है, 1 हिस्सा की जरूरत है। मैं जानता था कि अगर मैं उससे बात बोलूंगा ना, वो सीधा मना कर देगा कि नहीं, मैं अब इनको बेच रहा हूं। अब मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। अब मैं क्या करूं? फैक्ट्री में भी जाना था, काम देखना भी था और बाहर लोगों से मिलता भी था। कई लोगों से मैं रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, कई लोगों से कि छोटे छोटे पैसे भी मिल जाए और इतनी रकम मेरी इकट्ठा हो जाए, लेकिन सबने मना कर दिया। मैं बहुत अब निराश हो गया था और आखिरकार अपने घर पर मैं आ चुका था। आज जो घर पर मैं रात को रुकता नहीं था, अब तो मुझे एक तरह से बड़ी टेंशन हो गई थी। टेंशन ये थी कि ये फैक्ट्री मेरे हाथ से निकल जाएगी और जमा जमाया काम अब छूट जाएगा। अपने दोस्त का अब मैं पहचान चुका था। वो मुझे अब एक तरह से नुकसान देना चाहता था, वो फैक्ट्री खुद चलाना चाहता था। ये तो मुझे अब बिल्कुल कन्फर्म हो गया था। आखिरकार मैं अब नशे का शिकार बन चुका था। अब दिन भर तो फैक्ट्री में रहता और इसके बाद शाम को निकलता, अपने यार दोस्तों से मिलता, सबसे पैसे के गुहार करता कि कहीं से भी ब्याज पर भी हमें पैसा दिलवा दो, हम उसका ब्याज भी चुकाते रहेंगे और पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मूलधन भी चुका देंगे। लेकिन सब ने मना कर दिया कि नहीं भाई, इतनी बड़ी हम पैसा कहाँ से ले आएंगे। आखिरकार मैं रात को अपना घर लौटता तो दारू की बोतल, खाना वाना सब लेके आता था। अब एक तरह से नहा धो करके अब अपने ऊपर वाले मंजिल पर जहाँ मेरे बिस्तर था यहाँ बैठता और थोड़ा सा दारू पीता और यही सोचता कि अब फैक्ट्री मेरे हाथ से गई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक तरह से मेरा दिल रोता रहता था। अब मैं सोचा कि एक आइडिया आया था कि मैं सोचा कि क्यों ना इस घर को बेचा जाए। इसको बेचने के बाद अब इतना पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा तो मदद हो जाएगा। अब बाकी कुछ और देख लेंगे, कुछ महंगे ब्याज और पैसा ले लेंगे फैक्ट्री को दिखा करके, ये तो हो सकता है। तब मेरे दिमाग में अभी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैंने अपने घर बेचने को सोचा ही नहीं, लेकिन ये जमीन घर मेरे पिताजी का नाम पर था। अब पिताजी को मैं कैसे समझाता कि मैं घर को अब बेचने जा रहा हूँ? वो इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं होते। और मैं तो अपना मन में एक तरह से सोच लिया था। मैं अगले दिन अब वो घर के ग्राहक का तलाश में लग गया था। डीलरों को बोल चुका था और कई लोग अब आकर के घर को देखने लगे। और जितना पैसे का मैं डिमांड करता था अब उससे कम ही देते थे, जो कि मुझे गवारा नहीं था।
मैं चाहता था कि जितना पैसा मैंने लगाया मेरे पिताजी ने खर्च किया और उतना तो कम से कम मिले, प्रॉफिट तो ना मिले लेकिन उतना तो मिले, उसमें मेरा आधा काम तो हो जाएगा और आधा काम मोटे ब्याज पर लेकर के अपने मित्र को दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ब्याज चुकाते रहेंगे, देखा जाएगा। अब एक तरह से वो भी काम नहीं हो रहा था। लोग बाग अब मेरे पास में आते और फिर मैं उनको ले जाकर घर दिखाता था। अब इस तरह चलते चलते हफ्ता दिन गुजर चुका था। अब जो महीने का टाइम था नज़दीक होते जा रहा था। मेरी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि अब क्या होगा, घर भी इतना पैसा नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं, अब कौन सा रास्ता अपनाऊं। रात के टाइम मैं अपने अब ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ दारू का पैक लगा के धीरे धीरे ले रहा था और यही सोच रहा था कि अब लग रहा है कि फैक्ट्री अब मेरे हाथ से गई। रात के करीब 11 बज रहा था और तभी जो दरवाज़ा था मेन गेट का वो बजना शुरू हो गया। अब एक तरह से घंटी भी बजी और जब घंटी से मैं अब ऊपर से नीचे उतरने में टाइम लगता था, मैं अब सोच करके अब एक तरह से घर देखने आया होगा। कई बार लोग रात को जब खाली समय होता था तो आते थे, लेकिन अब रात को 11 बज रहा था, कौन आएगा भाई घर लेने के लिए। मैं अब यही सोचते हुए जब सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, दरवाज़ा धड़ धड़ बजने लगा। मैं जोर से चिल्लाया कि रुकिए, मैं आ रहा हूँ नीचे में। और जब मैं गेट खोला ना तो मैं एक तरह से हैरान रह गया था। मैं देख रहा हूँ कि एक 30 साल की औरत ही बोल सकते, लड़की जो भी आप समझ, वो 30 साल की सुंदर औरत थी। देखने में पहनावा बड़े घर की लग रही थी। अब मैं जब उसको देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि औरत मेरे दरवाजे पर क्यों आई है। अब मेरी घंटी क्यों बजा रही थी, दरवाजा को क्यों अब एक तरह से थपथपा रही थी, मेरे से इसको क्या काम। जब वो मुझे देखी तो मुस्कुरा के कहने लगी, ये घर आप बेच रहे हैं क्या। मैं अब उसकी तरफ देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये मजाक तो नहीं कर रही है। मैं बोला कि आपको कैसे मालूम। और तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मुझे किसी ने बताया था। मैंने बोला हाँ, क्या आपको खरीदना है। और तब वो कहने लगी हाँ, यही सोच के तो आई हूँ, क्या मैं घर को देख सकती। मैं अब उसकी तरफ देख रहा था। पहनावा जरूर अच्छे कपड़े पहन रखी थी, लेकिन इतना मोटा पैसा इसके पास में होगा मैं तो समझ नहीं पाया था। मैं कहने लगा ठीक है, आप कल आइएगा, अब रात ज़्यादा हो गई है और कल आकर के दिन में अच्छी तरह से देखिएगा। और तब वो औरत कहने लगी देखिए मेरे पास में अब दिन में टाइम नहीं होता है और तभी मैं रात में आई हूँ, अगर आपको घर बेचना है तो मुझे दिखा दीजिए। अब मैं क्या बोलूँ, चलो दिखा देते हैं। अब मैं दरवाजे से अंदर लिया, ग्राउंड फ्लोर दिखा दिया और इसके बाद सेकंड फ्लोर तक ले गया। जब मैं अपने बिस्तर के पास ले गया जहाँ पर मैं अब एक तरह से दारू वारू पी रहा था, अब कुछ भी चखना उखना अब उसके साथ ले रहा था, वो बोतल को देख के मुस्कुराई और कहने लगी पीते भी हो आप। अब तो ये मेरा पर्सनल मैटर था। मैंने मुस्कुरा के बोला हाँ, कभी कभी ले लेता हूँ जी। अब इसके बाद पूरा घर सब कुछ मैं दिखा दिया, छत भी दिखा दिया, देख लीजिए। वो घर उसको पसंद आ गया था। अब फिर वो कहने लगी कि आप बताइए कितने में बेच रहे हैं आप। मैं वही रेट बताया जो मैं सबको बताता था। अब वो कहने लगी कि आप घर क्यों बेच रहे हो। अब मैं उसको पूरी कहानी थोड़ी बताता, मैं बताया कि मजबूरी है, अब मैं इस घर को अब बेच रहा हूँ। और तब वो कहने लगी अगर मैं आपका वो काम कर दूँ तब क्या आप घर नहीं बेचेंगे। मुझे ये घर किराए पर चाहिए और मैं इस घर को अब एक तरह से बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ का रहन सहन आसपास में बड़ा शांति है, मुझे ये पसंद आ रहा है। आइए, इतनी अच्छी जगह पर आपका घर है तो किस मजबूरी में बेच रहे हैं। अगर मैं आपको उस समस्या का हल कर दूं तो क्या आप घर नहीं बेचेंगे ना। मैं उस औरत को तरफ देख रहा था कि कहना क्या चाह रही है, कहीं ये दिमाग से अब पागल तो नहीं है, भला अब ऐसा मेरे साथ में क्यों करेगी। मैं कहने लगा देखिए मुझे ये घर बेचना है ताकि मैं फैक्ट्री में अपना पैसा लगा सकूं और इसके लिए मैं बहुत दिनों से परेशान हूं। अब देखिए मेरे पास में बहस करने का टाइम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ये घर को खरीद सकती हैं इतने रुपए में तो ठीक है, कल आ जाइए
और सौदा कर लेते हैं। तब औरत कहती है कि मैं क्या बैठ सकती हूँ? मैंने बोला हाँ बैठ जाइए। अब वो सामने रखा हुआ चेयर पर बैठ गई, मुस्कुरा करके बोतल की तरफ देख रही थी। कहने लगी बुरा ना मानिएगा तो मैं थोड़ा ले सकती हूँ। अब मैं उस औरत को तरफ देख रहा था कि ये शराबी भी है। मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मैं आपसे पूछा ही नहीं। आखिरकार मैंने उसको एक बड़ा सा पैक बना के दिया। पानी डालने लगा तो बोली ना 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 रहने दीजिए, मैं नीटी पीती हूँ, मुझे यही पसंद है। और इसके बाद वो दो बड़ा सा पैक था वो अब एक तरह से ख़त्म कर चुकी थी। गिलास सामने रख दिया था, मतलब उसको और चाहिए था। दूसरा पैक भी बना के दिया, नीट पूरा का पूरा पी चुकी थी। तब वो कहने लगी रहने दीजिए, देखते हैं अभी हम मेन बात पर आ जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इस घर को बेच रहे हैं? अब मैं पूरी मजबूरी जो थी दोबारा उसको समझाया कि देखिए इसी वजह से मैं इस घर को बेच रहा हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, फैक्ट्री मुझे खरीदना है, मेरे पास में समय कम है। और सब कुछ ए से लेकर के जेड तक पूरी कहानी बता चुका था। और वो मेरी तरफ कभी घूर के देखती थी, कभी बोतल की तरफ, और कभी वो उस घर का मुआयना करने लगती थी। अब मुझे लगने लगा कि अब रात ज़्यादा हो रही है और ये औरत ना जाने कहाँ से आई है, कौन है। मैं इसके बारे में ज़्यादा पूछा भी नहीं था। मैं कहने लगा कि देखिए अगर इससे ज़्यादा आपको विशेष बात करनी हो तो दिन के टाइम कभी आ जाइए और जल्दी आना, तब हम बात कर पाएंगे। अब रात ज़्यादा हो गई है, आप भी कहीं दूर से आई होंगी तो आपको भी जाना चाहिए। आप अकेले हैं, औरत जाते हैं। तब वो मेरी बात पर हंसने लगी। कहने लगी नहीं नहीं, मैं दूर से नहीं आई हूँ, मैं आसपास में यहीं पर रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा जाने में, आप निश्चित रहिए। आप बताइए कि वाकई में अब इस घर को नहीं बेचेंगे अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो? तब मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों करेंगे? वो कहने लगी कि आप अब जो हैं देखने में जेंटलमैन लगते हैं और मुझे आप अच्छे भी लगते हैं। अब मेरे मन में शंका हुई, ये औरत चाहती क्या भाई? मैं आज तक इस औरत को कभी देखा नहीं और ना आज तक कोई परिचय हुआ, ये मुझे कब से जानने लगी। मैंने पूछा कि आप मेरे को देखा कब है? मैं तो यहाँ बड़ी मुश्किल से आता हूँ, ज़्यादातर मेरी अब टाइम फैक्ट्री में ही बीतती है। तब वो कहने लगे कि जब आते हो ना तब मैं आपको देखती हूँ। आप बताओ आप इरादा क्या है आपका? आप घर तो नहीं बेचोगे अगर मैं आपका ये काम कर दूँ तो? मैं अब गुस्से में था लेकिन गुस्सा बाहर नहीं दिखा रहा था। अब मैं झटके से बोल दिया हाँ बिल्कुल, अगर मेरे पास में इतना पैसा आ गया तब मैं क्यों बेचूंगा। अब एक तरह से वो तैयार हो चुकी थी और वो कौन थी मैं जानता तक नहीं था। आखिरकार मैं उससे पूछ ही बैठा कि अपना परिचय तो आपने दिया नहीं, आप कहाँ रहती हैं, आपकी शादी हुई तो आपका पति क्या करते हैं। अब एक तरह से मैं पूछताछ करने लगा लेकिन वो बिल्कुल टाल गई और कहने लगी कि ना अब इसके बारे में हम कल रात में बात करेंगे, अभी तो मैं जा रही हूँ और कल मैं पूरा व्यवस्था करके अब आपके पास में आऊँगी। वाकई में मैं उस औरत की तरफ देखता रह गया था और उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि थोड़ा सा और देंगे क्या? मैं मतलब समझ गया था। फिर मैं उसको टालने के लिए मुझे लगा कि बस ये ऐसे ही आगे मेरा समय बर्बाद करने के लिए, इसके दिल में कुछ और चल रहा है। मैं उसका मनसा थोड़ा बहुत समझ गया था। आखिरकार मैं उसको टालने के लिए थोड़ा सा अब दारू उसके गिलास में डाल दिया था कि चलो पी करके जल्दी से निकल जाए और फिर मैं निश्चित हो जाऊं। और वही मैंने किया। पीने के बाद में उसको रोकने का मौका नहीं दिया। अब मैं बोला चलिए आपको गेट तक छोड़ कर आता हूँ। आगे आगे मैं सीढ़ी से उतरता हुआ और पीछे पीछे वो गेट के बाहर आया और उस औरत को बोला कि आप किस साइड में जाएंगी? चलिए रात ज़्यादा हो गया, अगर आसपास में रहती है तो मैं अब आपको छोड़ के आ जाता हूँ। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगे नहीं नहीं, मुझे अब किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, मेरा घर बिल्कुल पास में ही है, दूर नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, जाइए आप अपना जो काम है कीजिए। मैं दरवाज़ा बंद करके मुसीबत से जैसे छुटकारा मिल चुका था कि चलो इस मुसीबत से अब छुटकारा मिल चुका है। अब मैं फिर अपने ऊपर वाली मंजिल पर आ करके और दारू का आनंद लेने लगा था। इसके बाद उस औरत की बात को मैं भूल गया था कि चलो
ऐसी होगी, टाइम पास करने की आई होगी। अब मैं आज तक उसको देखा नहीं कि कहाँ रहती है, कौन सा मकान है। और वो कहती है कि मैंने आपको हर बार जब आते हैं तब मैं देखती हूँ। हो सकता है देखी होगी। अब मैं अगले दिन, अब रात भर आराम करने के बाद अगले दिन अपनी फैक्ट्री में दिन भर काम में लगा रहा। और इसके बाद वही अब रात के टाइम अब अपने घर आ चुका था। जैसे ही गेट पर पहुंचता हूं और वो औरत ना जाने कहां से इतनी जल्दी मेरे पास में आ गई कि मैं तो देख ही नहीं पाया। और वो कहने लगी कि मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं, देखिए 11 बज चुका है। अब मैं सही में, मेरा होश उड़ चुका था। ये औरत क्या है भाई, इसके पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और औरत कह रही चलिए ना, चलिए ऊपर में बैठ के बात करते हैं, रोड पर कहाँ बात करेंगे। वाकई में उस औरत ने मुझे हैरान कर दिया था। ना चाहते हुए भी उस औरत को मैं अपने ऊपर वाले कमरे में लेके आया। अब वही बोतल अब उसको नजर पड़ चुकी थी। मैं उसका मनसा समझ गया था। अब मैं बिना कुछ बोले गिलास में दारू ढार करके अब उसके आगे दे दिया, लीजिए, शायद आपको इसकी ज़रूरत है। और तब वो मुस्कुरा कहने लगी, हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरे मन की बात समझ गए। आप देखिए, मैं सारा इंतजाम करके लाई हूँ। अब मैं सब कुछ आपकी जानकारी रखती हूँ। आपको जितना पैसा आप बताए थे ये घर बेचने के लिए, और उससे आपको डबल चाहिए, और उतना पैसा मैं इंतजाम करके आ गई हूँ। लेकिन पैसा कहाँ है, इतना पैसा वो लेके कहाँ आई। अब उसके पास में एक छोटा सा पुराना सा थैला था, और उसमें इतना रुपया आएगा कहाँ से। मैं अब उसकी तरफ देख रहा, मुझे लग रहा है कि बस दारू पीने के लिए आई है और बाकी मेरे को बना रही है। अब मैं उससे बनता जा रहा हूँ। मेरे मन में यही आया था। ललचाई दृष्टि से दारू की तरफ देखती थी और कभी मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुराती थी। और तब मैंने कहा कि ठीक है, जब आप लेके आई हैं तो अच्छी बात है, कहाँ है पैसा, दीजिए मुझे। और कहने लगी कि थोड़ा और तो दीजिए। मैं उसका मतलब फिर समझ गया था। दारू के बोतल गिलास में डाल के दे दिया, नीटी नीटी पी गई थी। अब फिर बड़ी देर तक मुझे घूरती रही और फिर अपनी बात को स्टार्ट कर दिया था। कहने लगी, देखिए, जब से आपने इस घर को खरीदा है ना, तब से मैं आपकी जानती हूँ। आपके साथ में आपके पिताजी रहते थे ना। मैं बोला, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आप लोग देखने में और एकदम अच्छे लोग हैं। ये घर जब आपने खरीदा था ना तो मुझे बड़ा सुकून मिला था कि चलो हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब आपने घर बेचने के लिए कस्टमर लाने शुरू किए, ग्राहक लाने शुरू किए, तब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला कि आपको क्यों बुरा लगेगा, आपको इस घर से लेना देना क्या है। तब वो औरत कहने लगी कि लेना देना है ना, मैं भी इसी घर में रहती हूँ। चौंकने की बारी अब मेरी थी। मैं बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देख रहा था। ये औरत दारू पी के बहक गई है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये ऐसा क्यों बोल रही है। तब वो कहने लगी कि आपको विश्वास नहीं हो रहा ना। मैंने बोला कि आपको शायद दारू चढ़ गई है। अब ऐसा कीजिए, आप निकलिए, कल कभी दिन के टाइम में आइएगा, अब फिर हम फुर्सत में रहेंगे तो बात करेंगे। वो हंसने लगी, पहले धीरे धीरे, अब फिर जोर जोर से। अचानक उसका हंसी जो था ना, भारी भारी सा हो गया था। और उसकी हंसी सुनकर के मैं तो अब थोड़ा सा डरने लगा था। ये कैसी औरत है भाई, इसको जरा भी डर नहीं है। अब अकेले होकर के अब मेरे सामने बैठ कर के सब बातें कर रही है। डर नाम का चीज़ नहीं है, पुरुष से डरती नहीं है, रात को अकेले में घूमती है। कहती है मैं अब इतना रुपया लेके आ गई हूँ। रुपया तो उसके पास नज़र नहीं आ रहा था, एक पुराना थैला जरूर था, और उसमें इतना रुपया कैसे आ सकता है। अब मैं एक तरह से उसकी हंसी सुनकर के हैरान रह गया था। जब उसकी हंसी थमी, तब वो बोलने लगी कि मैं आपको हमेशा देखती हूँ जब इस घर में आते हो। मैंने बोला कि आप कहाँ रहती हैं। तब वो कहने लगी कि पूरा घर मेरा ही है, मैं ऊपर भी रहती हूँ और नीचे भी रहती हूँ, जहाँ दिल करता है मैं वहाँ पर अपना अड्डा बना रखा है। मुझे इस घर में अब एक तरह से बड़ा सुकून मिलता है, आराम मिलता है। आसपास में बड़ा शांति है, कोई मुझे तंग नहीं करता। अगर आप ये मकान को बेच देंगे
तो ना जाने कैसे लोग आएंगे और वो एक तरह से मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह मकान कभी ना बिके, ये आपके पास में रहे ताकि आप भी अपना काम कर सकें और मैं भी सुरक्षित इस घर में रह सकूं। वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। वो कौन थी? अब मेरे घर में रहती थी और मुझे ही पता नहीं, वो भी सालों से। मैंने उसका एक परछाई तक नहीं देखा घर में। ऐसा कैसे हो सकता है? मानता हूं कि रात में मैं कभी कभी आता था, लेकिन दिन में तो आता रहता था। अगर वो औरत कहीं भी होती मुझे उसका संकेत तो जरूर मिलता, लेकिन ऐसा कोई संकेत था नहीं। बाकी डराने वाला वो बात उस औरत ने बोली थी और मैं अंदर से डर भी गया था। मैं कहने लगा कि आप हैं कौन? इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? ये दारू का नशा आप पर चढ़ गया। तब जैसे ही दारू का नाम लिया वो अपना गिलास आगे बढ़ा दिया। बोली थोड़ी और डाल दो, अभी मज़ा नहीं आया, और डालो। मेरा हाथ रुक गया था। मैं अब उसको दारू देना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि अगर तीसरा पैक दिया ना तो शायद ये और लंबी लंबी बात करें, लंबी लंबी फेंके। मेरा एक तरह से अब जीना हराम कर रखा था। रात के टाइम में मैं सुकून से नहीं रह पा रहा था। आखिर ऐसा क्यों बोल रही थी? मैं उसको मना करने लगा, नहीं नहीं रहने दीजिए। तब कहने की ना एक बार और दे दीजिए। मुझे मजबूरी में अब एक तरह से देना पड़ा ताकि ये औरत जल्दी से अपनी बात खत्म करे और फिर अब मेरे घर से निकल जाए। मुझे लग रहा था कि ये बहक गई है दारू पीने के बाद में, तभी ऐसी बात बोल रही थी। मैंने कहा कि अब मान लेता हूँ कि आप मेरे घर में रहती हो, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? फिर वो हंसने लगी, कहने लगी कि मैं देखने वाला चीज़ थोड़ी हूँ। जब तक मैं अपने आवाज़ सुन करके मुझे अचानक हंसी आ गई। मैं हंसने लगा। वो एकदम मेरी तरफ देख करके एक नज़र से लग रहा था कि एकदम गुस्सा हो गई। कहने लगी इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं हंसते हुए कहा कि तुम अलादीन के चिराग हो, तुम गायब हो जाओगी, कोई जादूगरनी हो, भूत प्रेत हो। तब एक तरह से वो बड़ी बड़ी आंखें करके अब मुझे घूर रही थी। अब मैं जब चुप हुआ तब वो बोल पड़ी, कुछ ऐसा ही समझ लो, मैं ऐसा ही हूँ। इसके बाद में बैठे बैठे कुर्सी पर वो एकदम गायब हो गई थी। वाकई में वो पल मेरे लिए डराने वाला था। मेरी तो जैसे चीख निकल गई थी। मुझे लगा कि अरे ये कहाँ गई, ये कहाँ गई? क्या वास्तव में कोई भूत प्रेत है, कोई छलावा है, कोई जादूगरनी है, क्या है ये? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं जल्दी से इस घर से निकल के भागूं। तभी वो दोबारा कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई और चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रहा था। मैं जब उसको देखा ना, मेरे बदन में थरथरी ले चुकी थी, जैसे जाड़े का बुखार आ गया हो। मैं डर गया था। तभी वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हूं। मुझे शांत कराने लगी, लेकिन मैं इतना उसको देख करके डर चुका था। देखने में कहीं भी कोई भूत प्रेत चुड़ैल जैसा मैं किस्से कहानियां में पढ़ा था कि लोग ऐसे होते हैं, भयानक उनका चेहरा होता है, पैर उल्टा होता है, अब उनकी आंखें लाल लाल दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सुंदर महिला लग रही थी, 30 साल की लग रही थी। चेहरे पर अब एक तरह से इतना अब रोबीला चेहरा था, सुंदर चेहरा। मैं तो समझ नहीं पाया था कि कभी ये भूत प्रेत, कोई छलावा, जिन जिन्नात ऐसी हो सकती है। तब वो मुझे कहने लगी, अरे डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अब मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो, डरने की आवश्यकता नहीं है। इस घर में तुम्हारे रहने से पहले मैं इस घर में रहती आई हूँ, और मैं जो भी था अब मेरी पसंद के लायक नहीं था। मैं उसको बहुत तंग किया था ताकि वो घर छोड़ करके चला जाए, कोई घर अब नया बंदा खरीदे ताकि वो मेरे मन माफिक हो तो मैं उसको रहने दूंगी, नहीं तो अपना कई रूप हैं उनको दिखा करके डरा करके भगा दूंगी। वैसा ही मैंने बहुतों के साथ किया था। जब तुम लोगों ने मकान खरीदने आया, तुम बाप बेटे बड़ा शरीफ नजर आए। अब इसके बाद मैं बिल्कुल शांत रह गई थी। अब वाकई में मुझे कोई उलझन नहीं था इस घर में। अब ऐसा कोई शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल शांत माहौल था। मुझे लगने लगा कि बस तुम ही लोग हो, तुम ही लोग
अब इस घर में हमेशा के लिए रहो। अब मेरी भी सुख शांति बनी रहेगी। ना मैं तुम्हें डराऊंगी, ना तुम्हें भगाने की कोशिश करूंगी। तुम अब बड़े मज़े से इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकती। जब अपनी बात पूरी की ना, तो वाकई में बहुत हैरान था, डरा हुआ था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये चीज़ क्या है। मैं पूछा डर डर के कि आप हो कौन, जो आप एकाएक गायब हो गई थी। तब वो कहने लगी कि जो समझना चाहो, तुम भूत भी समझ सकते हो और पिशाच भी समझ सकते हो, पिशाचनी भी समझ सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे नाम दे सकते हो। लेकिन मैं इतना बता दूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इस घर में आराम से मैं रहना चाहती हूँ और तुम भी इस घर में आराम से रह सकते हो। हम एक दूसरे को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारी भी जिंदगी चलती रहेगी और मेरा भी सुकून बना रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये घर को तुम ना बेचो। अब बदले में जो भी पैसा चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और आखिरकार वो पुराना थैला मेरे पलंग पर उसने उल्टा कर दिया था और उसमें से जो अब सोना निकलना शुरू हो गया, देख के मेरी आंखें अब चौंधिया गई थी। बहुत जेवर थे उसमें सोने के और वो भी चमकते हुए, जैसे अभी फैक्ट्री से बन के आए हो। जब इतना सोना देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे। इस सोना को बेच करके मैं अब उस फैक्ट्री को सीधा कर ही सकता था। मुझे अपने पापा की पैसों की जरूरत नहीं थी। इतना सोना अब उसने मेरे सामने कर दिया था। मैं अब सोने को देख रहा था, कभी उस औरत को देख रहा था और औरत कुर्सी से उठ करके अब मेरे पलंग पर आ गई थी, मेरे बगल में बैठ गई थी। कहने लगी देख लो, सब असली है, कोई नकली सोना नहीं है। अभी इन चीज़ों को तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शर्त वही है, कभी भी इस घर में आप किसी को बुलाओगे नहीं, ना इस घर को तुम बेचोगे। जो मेरी अब एक तरह से एग्रीमेंट है वो यही है, समझौता तुम समझ लो। तुम रहो, तुम्हारा परिवार रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई आना नहीं चाहिए जिससे मेरी शांति भंग हो। हाँ, मैं बड़े सुकून से रहना इस घर में चाहती हूँ। अब तो मेरी बात को समझ गए होगे। वाकई में वो दिन वो रात मेरे लिए डरावना था और सब कुछ अब एक तरह से मेरे सामने हो रहा था। अब एक तरह से मैं हाँ कर लिया था कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन शर्त मेरा भी है कि आप कभी मेरे परिवार को, मेरे जो हित मित्र आएंगे उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और तब वो कहने लगे कि अगर वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे तो मैं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये मेरा वचन है और मैं वचन का पक्का हूँ। अब तुम्हारे पास में इतना सोना आ गया है कि अपना काम अब अच्छी तरह से कर सकते हो। इसके बाद आखिरी बार वो बोले कि मुझे थोड़ा सा और दे दो, अब मैं इसके बाद में तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ये मेरा वचन है। वाकई में वही काम मैं किया था, कुछ ज़्यादा ही दे दिया था। और जब वो ड्रिंक कर ली ना, तब वो कहने लगे ठीक है, अब तुम्हारा काम हो गया, मेरा काम हो गया। अब तुम अपने वचन पर कायम रहना और मैं अपने वचन पर कायम हूँ। हम एक दूसरे को कभी नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेंगे, बात पक्की है। और इसके बाद वो सीढ़ियों से उतरते हुए मैं देख रहा था। जब लास्ट सीढ़ी पर जब ग्राउंड फ्लोर पर उतरी ना, तो अचानक वो गायब हो गई थी। अब मैं समझ गया था वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी रूप ले सकती है, कुछ भी बन सकती है, उसमें वो शक्ति है। आखिरकार मेरा काम तो सफल हो चुका था। इतना मेरे पास में सोना आ चुका था कि मैं सीधा बेचता और सीधा उस फैक्ट्री को खरीद सकता था। और वही मैंने अब प्लान कर लिया था। उस रात को तो मैं सही ढंग से सो भी नहीं पाया था। इतना सोना देख करके अब कौन सोता है भाई। उस सोना को संभाल कर रखा और अगले दिन मैं दिन भर सोचता रहा कि मैं कहाँ इसको बेचूं, किसके पास ले जाऊं। अब कोई पूछेगा कहाँ से लाए हो, तब मैं आइडिया निकाल लिया था। मैं एक अपने ज्वेलर दोस्त को जानता था। फिर थोड़ा थोड़ा करके सोना उसके पास ले जाता और पूछता कहाँ से लाए हो। तब मैं बोला मैं पारिवारिक है, अभी हमारी ज़रूरत है, फैक्ट्री खरीदना है, तब मैं इसको बेच रहा हूँ। और मेरे बात पर यकीन भी करता था, एक तरह से दोस्त भी था पुराना, मान गया था। अब थोड़े थोड़े सोना उसके पास बेचा, अब फिर कहीं और बेचा।
इस तरह से पूरा सोना बेच करके मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि वो फैक्ट्री को भी खरीद सकता था और तब भी मेरे पास में पैसा बहुत बचा हुआ था। आखिरकार वो समय आ चुका था। महीना दिन से पहले अब मैं अपने दोस्त को बुलाया जिसकी फैक्ट्री थी, बुला करके अब बोला चलो अब कागज़ बनवाओ, अब पैसा मैं दे रहा हूँ। और तब उसकी आंखें फटी की पेटी रह गई थी। कहने लगा कि भूषण इतना रुपया कहाँ से लाए? मैंने बोला मेरे पापा के हैं। अब तुम्हें मालूम है पापा मेरे अफसर थे, रिटायर हो गए, तो बहुत सारा पैसा मिला था। हाँ, देने में आनाकानी कर रहे थे इसलिए वक्त लग गया, लेकिन अब वो मान गए हैं। चलो अब पेपर वर्क करते हैं। वाकई में उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और कह रहा था कि दोस्त मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वाकई में अपने दिल की राज सब वो बताने लगा था कि मुझे लालच आ गई थी। जब तुम बताते थे ना कितनी कमाई हो गई, तो मैं सोचता कि काश ये फैक्ट्री पूरी तरह से मेरी होती, मैं ही चला रहता होता तो इतना पैसा आमदनी होती। और यही लालच मुझे मेरे अंदर आ चुकी थी। दोस्त मैं ये फैक्ट्री बेचना नहीं चाहता। अब मैं कहने लगा कि देखो अब तो तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने जाने क्या क्या किया है। अब तुम अपनी जुबान से पलट नहीं सकते दोस्त। आखिरकार वो मान गया था कि चलो अब जुबान दिया है तो जुबान को निभाएंगे, लेकिन तुम मेरी दोस्ती से अलग नहीं रहोगे। अब तुम मेरे दोस्त रहोगे। अब मैंने कहा कि बिल्कुल रहेंगे। मैं हमेशा की तरह जैसे तुम्हारा दोस्त था वैसे रहूँगा, लेकिन ये पेपर वर्क पूरा करने के बाद में। अगर तुम पेपर वर्क पूरा नहीं करते हो तो मेरे दोस्त कभी नहीं रहोगे। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास भी इतना पैसा है। और तब वो शायद डर चुका था और तब जा कर के अब उसने पेपर वर्क का काम पूरा किया था। अब इसके बाद मैंने कभी भी उस शख्स से मिलने की कोशिश नहीं की। इतना गंदा दोस्त मेरा कोई था ही नहीं उस जगह में। अब मेरी फैक्ट्री अब मेरी हो चुकी थी। मेरे पिता और चाचा जब आए और कहने लगे कि तुमने इतना पैसा कहाँ से लाया? मैंने बोला कि बस इंतजाम हो गया, कुछ कमाया था और कुछ दोस्तों से कर्जा ले लिया, धीरे धीरे करके लौटाता रहूँगा। अब इसके बाद में उस घर में जब भी मैं रात को जाता, दिन में जाता, अब मेरे चेहरे पर डर नहीं होता था। एक मुस्कान, एक इज्जत भरी मुस्कान अब मैं दिखाता था। उस जो भी औरत थी उसके मैंने एक तरह से कहा जाना उसके प्रति अब एक तरह से श्रद्धा थी मेरे अंदर। मैं श्रद्धा से उसकी तरफ देख करके कि ना जाने कहाँ पर है, वो मुझे देख रही है कि नहीं देख रही है। अब मैं एक तरह से अभिवादन करता था कि बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने अब मेरा ये काम करा दिया। अब वाकई में आज भी मेरा परिवार रहता है उस घर में। मेरी शादी हो गई, बाल बच्चे हैं, लेकिन कभी भी किसी तरह का कोई डर, कोई भय उस घर में कभी नहीं हुआ। और ना हुआ औरत दोबारा मुझे कभी दिखी। जैसा उसने वचन दिया था वैसा ही मैंने भी वचन दिया था कि मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा, ना आप मुझे कोई तकलीफ दोगी। हम दोनों अपने वचन पर कायम थे और वो वचन आज तक चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी भूषण जी की। ये कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।